हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th होम साइंस का 21st चैप्टर, जिसका नाम है विकास संचार तथा पत्रकारिता। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, कुछ टर्म्स दी गई हैं जिसका मतलब आपको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विकास क्या है। तो देखो, इस चैप्टर के हिसाब से विकास का अर्थ है अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बगैर शोषण या हिंसा के स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाना। ठीक है, जब पूरे समाज में, समाज के ज़्यादातर लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं ना, तो उसको हम विकास कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन आए, लेकिन वो परिवर्तन कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए। देखो, संसार की बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे निरक्षरता है, जनसंख्या है, कुपोषण है, खराब स्वास्थ्य है, भूख तथा प्रदूषण है। तो इन समस्याओं को हल करके वहाँ के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही विकास कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है विकास पत्रकारिता। देखो, जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? न्यूज़पेपर आता है ना। तो पहले का जो न्यूज़पेपर होता था, पहले की जो न्यूज़ होते थे, वो कैसे होते थे? वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई झगड़े के बारे में होते थे, जो युद्ध हुआ उसके बारे में होते थे, जो आपदाएं आईं उनके बारे में होते थे। लेकिन जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली, हम स्वतंत्र हुए, लोगों का न्यूज़ के प्रति जो नज़रिया था ना, वो बदल गया। अब हम लोग लड़ाई झगड़े, हत्याएं, युद्ध, इनके बारे में नहीं जानना चाहते। अब का जो न्यूज़पेपर है, अब की जो न्यूज़ हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी पे जोर देती हैं। नए नए जो लोग आ रहे हैं, जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनके बारे में हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके थ्रू हमारे जीवन में कुछ अच्छा विकास हो सकता है, पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आजकल के न्यूज़ इन्हीं सब परियोजनाओं पे, इन्हीं सब क्रियाओं पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इसके बाद है विकास संचार। ये क्या है? यह सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं, योजनाओं तथा संचार के सिद्धांतों को क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करने की विधि है। देखो, जो संचार के सिद्धांत हैं, उनको कैसे अच्छे से प्रयोग किया जाए, कैसे कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं उनको अच्छे से प्रयोग किया जाए, जिसके वजह से लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आए। ठीक है, तो जो ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, जो विकास संचार है, ये शब्द सबसे पहले 1972 में यूज़ हुआ था। और किसने यूज़ किया था? क्यूब्रल ने यूज़ किया था। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द 1972 में यूज़ हुआ था। किसके द्वारा यूज़ किया गया था? क्यूब्रल के द्वारा। ठीक है, अब विकास संचार में क्या विशेषताएं हैं? क्यों इस शब्द को इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आपके चैप्टर में? देखो, यह सामाजिक, आर्थिक विकास तथा सामान्य जन समुदाय की सुख शांति की ओर उन्मुख है। ये किसकी बात करता है? लोगों की सुख शांति की, कि उनका जीवन सुखी हो। ठीक है, इसका उद्देश्य समुदाय को सूचना देना तथा शिक्षित करना है। ये जो विकास संचार है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, इसका एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए और जो भी इंफॉर्मेशंस है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाई जा सके। अधिक प्रभाव के लिए यह उपयुक्त जनसंचार साधनों तथा अंतर्वैयक्तिक संचार चैनलों को जोड़ता है। तो ये जो विकास संचार है, ये क्या करता है? जो चैनल्स हैं जिसके थ्रू लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाएं। देखो, कहीं पे कुछ घटना घट रही है, हमारी कंट्री में किसी भी कोने में कोई चीज़ हो रही है, इवन पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में कोई चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ हमें पता कैसे चल रही है? डिफरेंट चैनल्स के थ्रू ही तो पता चल रही है। कुछ मीडियम है ना जिसके थ्रू हमें वो सूचना मिल रही है। ठीक है, तो वो मीडियम कौन कौन से हैं? तुम्हारा रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया। तो इन मीडियम्स को भी लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को समझाया जाए कि इन मीडियम्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, यह श्रोताओं की विशेषताओं और उनके परिवेश पर आधारित है। जो लोग भी इन न्यूज़ को सुनते हैं, उनके हिसाब से ही न्यूज़ बनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हो, बहुत सारे ऐसे लोकल चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, हमारी स्थानीय भाषा में होते हैं। क्यों ऐसा होता है? ताकि वहाँ के जो लोग हैं, जो कि उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो
अपनी भाषा में चीज़ों को समझ पाएँ। इसीलिए लोकल लैंग्वेज में भी चैनल चलाए जाते हैं। तो जो भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से उनको न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है, उनको सूचनाएँ प्रोवाइड की जाती हैं। जैसा उनका परिवेश है, जैसी उनकी संस्कृति है, उस हिसाब से ही श्रोताओं को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब यहाँ पे एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है, इसका क्या काम था? ये HIV एड्स के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए चलाई गई थी ट्रेन। ठीक है, इसमें क्या था, ये एक वर्ष में जो ये रेलगाड़ी थी, ये जो ट्रेन थी, वो 9,000 किलोमीटर से अधिक चली थी और टोटल 180 स्टेशंस पे ये गई थी, जहाँ पे इसने 43,200 गाँव को कवर किया था। वहाँ पे गाँव में जा जाके, मतलब स्टेशन के पास जो जो गाँव थे, वहाँ पे ये लोग जा जाके क्या करते थे, कार्यक्रम चलाते थे, लोगों को जागरूक करते थे। तो ये जो ट्रेन थी, इसमें टोटल 7 डिब्बे थे। ठीक है, और डिब्बों में क्या था? डिब्बों में सारे शैक्षिक साधन थे, टच स्क्रीन था, 3D मॉडल था, HIV और TB संक्रमण के संदर्भ में जो जो दवाएं होती थी, सेवाएं होती थी, वो सब भी थी, प्रोजेक्टर थे। ठीक है, लोक कार्यक्रम मंच भी थे, परामर्श देने के लिए डॉक्टरों के 2 कैबिन भी थे और चिकित्सकों की भी व्यवस्था इस ट्रेन में की गई थी, जो कि जा जाके गांव में लोगों को जागरूकता तो फैलाते ही थे, लोगों को जागरूक तो करते ही थे, लेकिन साथ ही साथ उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते थे, उनकी बीमारियों को समझते थे, उनको दवाइयाँ देते थे। ठीक है, इसके बाद है रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई। ये जो रेड रिबन एक्सप्रेस थी, इसने अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की? कन्याकुमारी से। ठीक है, और इसने किस शैली को अपनाया? परिक्रमा शैली को। ठीक है, ये 180 स्टेशन पे रुक रुक कर भारत के लगभग सभी राज्यों से गुजरी। तो जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे रुकती थी, जो कलाकार होते थे इस ट्रेन में, वो अपने आप को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लेते थे और उस स्टेशन के आसपास जितने भी गांव होते थे, उन गांव में ये लोग जाते थे और नाटक करते थे, लोकगीत करते थे, कहानियाँ सुनाते थे और इस तरीके से वो लोगों को जागरूक करते थे। ठीक है, स्थानीय रूप से जुटाए गए युवक समूह ने भी गाड़ी वाली टीम के कार्यक्रमों में भाग लिया। तो अब ये जो लोग जाते थे, अपना कार्यक्रम चलाते थे, जो कि रेलगाड़ी में थे, ये लोग तो काम कर ही रहे थे अपना, लेकिन जो भी आसपास के लोग थे, युवा लोग थे, वो भी इन लोगों के साथ मिलके अपना सहयोग दे रहे थे। तो अब ये जो परियोजना है, ये किसके सहयोग से चलाई गई थी? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको, नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा यूनिसेफ तथा UN एड्स आदि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर इसे क्रियान्वित किया था। ठीक है, अब इस जो ट्रेन चलाई गई थी, इस ट्रेन का उद्देश्य क्या था? सबसे पहला तो प्राथमिक निवारण सेवाओं के सूचनाओं का प्रसारण करना, कि जो निवारण सेवाएं हैं उनके बारे में लोगों को पता चल पाए, कि वो अपनी आप की हेल्प कर पाए। लोगों में बीमारियों के प्रति समझ उत्पन्न की गई। जो लोग एड्स को कलंक मानते थे, उन्हें भी बताया गया कि एड्स कोई कलंक नहीं है, इससे पीड़ित रोगी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, रोगों की रोकथाम कैसे हो, ये भी बताया गया। स्वास्थ्यप्रद आदतों को भी विकसित करने की सलाह दी गई इस ट्रेन में जो डॉक्टर्स थे उनके द्वारा। ठीक है, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। तो ये कुछ उद्देश्य थे जिनके लिए इस गाड़ी को चलाया गया था। ठीक है, अब है हमारे संचार के माध्यम। कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके थ्रू हम संचार कर सकते हैं? तो सबसे पहला है अभियान। अभियान का अर्थ है विभिन्न संचार विधियों तथा सामग्री, जैसे बैठकें, भ्रमण, समाचार पत्रों के लेख, लीफलेट्स तथा पूर्व निश्चित समय के लिए किसी विषय पर प्रदर्शनियों का उपयोग। तो देखो, अभियान में क्या होता है, बैठकें आयोजित कराई जाती है, समाचार पत्र में लेख छपवाए जाते हैं, एग्जीबिशन वगैरह लगाए जाते हैं, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, तो ये जो एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं, ये जो बैठकें होती हैं, ये किसी एक विषय पे होती हैं।
ठीक है। अभियान से जनता को जानकारी प्राप्त होती है तथा ये विशेष संदेश प्रदान करता है। तो ये जो अभियान चलाए जाते हैं इनका मेन मकसद लोगों को जानकारी प्रदान करना ही है। ठीक है, उनके अंदर जागरूकता फैलाना है, उनको इंफॉर्मेशन देना है। इसके बाद है रेडियो तथा टेलीविज़न। देखो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं, सस्ते हैं तथा सुविधाजनक है। देखो न्यूज़पेपर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन होता है? रेडियो होता है। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातों को पहुंचाया जा सकता है और जो लोग अनपढ़ हैं उन तक भी बातों को पहुंचाया जा सकता है, उन्हें भी समझाया जा सकता है। ठीक है, रेडियो कार्यक्रम समाचार, साक्षात्कार, चर्चाएं, नाटक, प्रश्नोत्तरी आदि के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये जो रेडियो कार्यक्रम होते हैं इसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, चर्चाएं होती हैं, नाटक होते हैं और इनसे लोगों को संदेश दिए जाते हैं। जन सेवा उद्घोषणा समांतर तुकबंदी के रूप में कार्यक्रम के बीच में 10 से 60 सेकंड का संक्षिप्त संदेश है। तो जन सेवा उद्घोषणा यानी कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, ये जो 10 से 60 सेकंड की घोषणा होती है इसमें लोगों को कुछ सूचना दी जाती है और ये जो सूचना होती है ना ये उन लोगों की भलाई के लिए ही होती है। जनता की भलाई को ध्यान में रख के ही ये सूचनाएं दी जाती हैं। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा रेडियो पे कि यातायात के नियमों का पालन कीजिए, तंबाकू को मना कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ विषय है, ये कुछ बातें हैं जो कि रेडियो पे बताई जाती है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बताई जाती है। 10 से 60 सेकंड के बीच में ही इन चीज़ों को बता दिया जाता है और हर थोड़े थोड़े समय पे ये चीज़ें रिपीट की जाती हैं ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। ठीक है, उनके अंदर थोड़ी सी जागरूकता आए। देखो जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं ना वो रेडियो का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो रेडियो की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी ने स्थानीय रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया जिसमें स्थानीय समस्याओं के बारे में बात होती थी। ठीक है, उस एरिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी सूचनाएं होती थी वो लोगों को दी जाती थी। ठीक है, लोगों तक पहुंचाई जाती थी वो बातें। ठीक, और इस रेडियो स्टेशन में जो लोग काम करते थे ना वो भी उसी एरिया के होते थे। ठीक है, उसी रीजन के होते थे ताकि वो अपने लोगों की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से उसी लैंग्वेज में लोगों तक उस प्रॉब्लम को पहुंचा पाएँ। क्योंकि गांव के लोगों को अपनी रीजनल लैंग्वेज में बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, स्थानीय बोली उन लोगों को ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो हिंदी हर किसी को समझ में नहीं आती, इसी वजह से ये स्थानीय रेडियो स्टेशन स्टार्ट किए गए थे। स्थानीय रेडियो स्टेशन सामान्यतया विकास के स्थानीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देते थे। ये व्यक्तियों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने और अपने विचार को व्यक्त करने तथा अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करते थे। ठीक है, गैर सरकारी संस्थाओं तथा शिक्षण संस्थाओं को विकास के विषयों पर सूचना प्रसारित करने के लिए स्थानीय समुदाय रेडियो स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो जो एनजीओस थे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको भी ये अधिकार दिया गया कि वो अपने यहाँ रेडियो स्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ शिक्षण संस्थाएं थीं जिन्होंने अपने रेडियो स्टेशन स्टार्ट किए थे, जैसे वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, स्वनियोजित महिला संस्था सेवा गुजरात, दिल्ली विश्वविद्यालय एफएम उत्तरी दिल्ली में तथा ऐसे ही समुदाय रेडियो अनेक समुदायों को उनकी समस्या तथा उनके हितों के लिए आवाज़ उठाने में सहायता करते थे। तो ये रेडियो स्टेशन इसीलिए खोले गए थे कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए, उनको समझा जाए, उनके हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है, सितंबर 2004 में भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह एडुसेट का प्रमोशन किया जो पहला भारतीय उपग्रह था जिसे केवल शिक्षा के क्षेत्र की सेवा के लिए ही निर्मित किया गया। तो एडुसेट का प्रमोशन कब हुआ था? सितंबर 2004 में। आजकल टेलीविज़न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तरों के अनेक चैनलों द्वारा विविध कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में व्यक्तियों को वार्ता कार्यक्रम, वास्तविक घटना कार्यक्रम तथा प्रतियोगिता आदि में भाग लेने का अवसर मिलता है। तो टेलीविज़न पे भी बहुत सारे ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहाँ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे रियलिटी शोज़ हो गए,
कुछ वार्ता वाले कार्यक्रम हो गए जहाँ पे लोगों से वाद विवाद होता है, प्रतियोगिताएं होती हैं, वार्तालाप होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ कार्यक्रम टीवी पे भी चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों के अंदर जागरूकता फैल रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मुद्रण माध्यम। देखो, जितने भी समाचार पत्र हैं वो ज़्यादातर शहरों की प्रॉब्लम्स के बारे में लिखते हैं, शहरों में जो न्यूज़ होती हैं उनको छापते हैं। बहुत कम न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को छापते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम प्रेस की शक्ति को नकार नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेस के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू लगातार लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। और ऐसी ही एक परियोजना है जो कि न्यूज़पेपर द्वारा चलाई गई थी, जिससे पूरे गांव में डेवलपमेंट हो पाया, पूरे गांव में मशीनें आ पाई, पुल बन पाए, सड़क बन पाए, ठीक है। तो इस परियोजना का नाम था छतेरा गांव परियोजना, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर्स द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और ये परियोजना स्टार्ट कब हुई थी? 1969 में। यहाँ पे जो हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर्स थे वो जा के इस गांव में देखते थे कि वहाँ के लोगों में को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ये जो गांव है ये कहाँ का था? ये दिल्ली के पास का एक छोटा सा गांव था, ठीक है। और ये जो रिपोर्टर्स थे ना, इस गांव की प्रॉब्लम्स को छापते थे, रोज़ नहीं छापते थे, हर 14-15 दिन में इनका एक कॉलम निकलता था, जिस कॉलम में ये इस गांव की प्रॉब्लम्स के बारे में छापते थे। और इतने अच्छे तरीके से ये लोग उन प्रॉब्लम्स को लिखते थे फोटोग्राफ्स के साथ कि लोगों का ध्यान उस गांव की तरफ जाने लगा। जितने भी वहाँ के लीडर्स थे, नेता वगैरह थे, उनका ध्यान भी उस गांव की प्रॉब्लम पे जाने लगा। और फिर इस गांव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश भी लीडर्स द्वारा की जाने लगी। और फिर रिज़ल्ट ये हुआ कि इस गांव में मशीनें आ गई, पुल बन गए, सड़क बन गए, बैंक भी आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेस ने गांव के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। देखो, बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो कि गांव के बारे में लिखते हैं, बहुत ही दिल से गांव के बारे में सोचते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में सोचते हैं। मुद्रण माध्यम के पत्रकार विभिन्न घटनाओं के समाचार एकत्र करके उन्हें विभिन्न दैनिकों के संपादकों को भेजते हैं। उनको अपने कार्य दिवस में समाचार योग्य घटनाओं आदि के लीड तैयार करने के लिए व्यक्तियों से साक्षात्कार करना, पत्रकार सम्मेलन में भाग लेना या टेलीफोन से संपर्क करना और ईमेल भेजना आदि कार्य करने होते हैं। तो जो ये पत्रकार होते हैं इनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, इनको डेली स्टोरीज तैयार करनी पड़ती हैं, पत्रकार सम्मेलन में भाग लेना पड़ता है, लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ता है, ईमेल भेजना पड़ता है लोगों को, ठीक है। तो इन सब के लिए इंटरनेट बहुत ही बहुमूल्य साधन है, ठीक है। तो विकास पत्रकारों को इंटरनेट का यूज़ करना आना चाहिए। और अगर इनको इंटरनेट के बारे में जानकारी नहीं है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे पत्रकारों के बारे में भी बताया गया है कि डेली का उनका स्केड्यूल कैसा होता है, वो क्या करते हैं, और उनको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद फोर्थ है हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। देखो, हमने अभियान पढ़ा, हमने रेडियो और टेलीविज़न पढ़ा, हमने न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ा। अब हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम अब थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर और इंटरनेट कितना रोल प्ले करता है लोगों को शिक्षित करने में, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने में, ठीक है। तो ये क्या है? एक समावेशी शब्द है, इसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर आ जाता है। जो दूरसंचार की प्रौद्योगिकियां हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो, चाहे निर्धन हो या धनवान हो, दोनों तरह के जो देश हैं वहाँ पे मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जाते हैं, और जहाँ पे मोबाइल फ़ोन यूज़ होगा वहाँ पे इंटरनेट भी यूज़ होता है, सब जगह होता है। और आजकल जितना भी कारोबार है, जितनी भी सेवाएं हैं, वो सब मोबाइल फ़ोन के थ्रू की जाती हैं। इवन बैंकिंग जैसी सेवाएं भी मोबाइल फ़ोन के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। तो इस समय लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है।
सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने वित्तीय, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिए हैं। बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं हमारे समाज में, इवन हमारी राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उसमें। निर्धन व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का अधिक सीधा तरीका टेली सेंटरों का निर्माण हो सकता है। तो बहुत सारे टेली सेंटर्स का निर्माण किया गया ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी कंप्यूटर की नॉलेज दी जा सके। ठीक है, भारत में अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की गई थीं लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज देने के लिए, लोगों को इस काबिल बनाने के लिए कि वो इंटरनेट को यूज़ कर पाएँ, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो कार्यक्रम थे, जो परियोजनाएं थी जो चलाई गई थी भारत में, उसकी बात हो रही है। देखो, तमिलनाडु राज्य में एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था ग्रामीण भारत में टिकाऊ पद्धति, SARI। तो ये जो पूरा तमिलनाडु राज्य है, इसमें क्या किए गए, लगभग 80 टेली सेंटर्स मंडप बनाए गए, जहाँ पे जो लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे, उनको बहुत सारी सेवाएं प्रोवाइड कराई गई, उनको कंप्यूटर नॉलेज दी गई, उनको ईमेल के बारे में बताया गया कि कैसे आप ईमेल रिसीव करते हो, ईमेल सेंड करते हो, वेब ब्राउजिंग के बारे में बताया गया, बहुत सारी जो ई नियंत्रित सेवाएं थी उनके बारे में बताया गया, उनको नॉलेज दी गई, इवन उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराए गए कि इन्होंने इस फील्ड में नॉलेज ली है। फिर दूसरा है ज़मीनी स्तर से जुड़ी महिलाओं का सशक्तिकरण। तो जो महिलाएं थीं जो कि ग्राउंड रूट लेवल से जुड़ी हुई थी, उन महिलाओं को भी एम्पावर किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा स्वनियोजित महिला संघ, इन दोनों को साथ में लाके महिलाओं को सशक्तिकृत करने की कोशिश की गई। ठीक है, स्वनियोजित महिला संघ, जिसको हम सेवा बोलते हैं शॉर्टकट में, भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कई हजार निर्धन महिलाओं की एक संस्था है। तो ये जो सेवा है ना, ये बहुत सारी महिलाओं का एक संघ है, एक संस्था है, जो महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं। अब अनौपचारिक क्षेत्र का क्या मतलब है, इनफॉर्मल सेक्टर्स, जहाँ पे कोई निश्चित वेतन नहीं होता, निश्चित काम करने का कोई टाइम नहीं होता, कभी भी आपको काम पे रखा जा सकता है, कभी भी आपको काम से निकाला जा सकता है, कभी आपको मजदूरी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो इन सेक्टर्स को इनफॉर्मल सेक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, इस संघ का उद्देश्य है महिला श्रमिकों को पूर्ण रोजगार तथा आत्मनिर्भरता प्रदान करना। तो ये जो सेवा है, इसका मेन पर्पस क्या है कि ये जो महिलाएं हैं जो कि अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करती है, इनको पूर्ण रोजगार प्रोवाइड कराना और इनको ये अंदर आत्मनिर्भरता लाना। इसके लिए उन्हें अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे आय, भोजन तथा सामाजिक सुरक्षा की गतिविधियों में सहारा देना। अब आत्मनिर्भरता कैसे आएगी औरतों के अंदर, अगर उनको इनकम मिलेगी, उनको भोजन अच्छा मिलेगा, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जैसे उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी, उनके बच्चों की अच्छी केयर होगी, उनको रहने के लिए जगह मिलेगी, तो फिर उनके अंदर आत्मनिर्भरता भी आएगी। महिलाओं को पर्याप्त जानकारी मिले, इसलिए स्वनियोजित महिला संघ ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को भी अपने कार्य में सम्मिलित कर लिया। तो ये जो सेवा है, इसने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को भी अपने कार्य में सम्मिलित इसीलिए किया ताकि जो महिलाएं हैं उनको थोड़ी सी इंटरनेट के बारे में भी नॉलेज हो। और आज के समय में अगर महिलाओं को इंटरनेट के बारे में नॉलेज नहीं होगी, महिलाओं क्या, किसी को भी अगर इंटरनेट के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा लाइफ में। ठीक है, तो इंटरनेट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ग्रामीण महिलाएं जो थीं, जो कि उतनी ज़्यादा शिक्षित नहीं थीं, उनके अंदर आत्मनिर्भरता लाने के लिए, उनको पूर्ण रोजगार देने के लिए, उनको फॉर्मल सेक्टर में रोजगार देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का सहारा लिया गया। ठीक है, उनको कंप्यूटर की नॉलेज दी गई। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को स्वनियोजित महिला संघ यानी कि सेवा से जोड़ने का मेन उद्देश्य यही था कि महिलाओं के विकास में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को एक हथियार बनाया जाए। यह अब ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं जिससे महिलाओं की क्षमता विकसित हो सके। कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो, फैक्स मशीन, मोबाइल फ़ोनों तथा उपग्रह संचार के क्षेत्र में
उनके कौशल विकसित हो सके, उनको इन चीज़ों को यूज़ करना आए, उनको कंप्यूटर यूज़ करना आए, उनको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना आए, उनको फैक्स मशीनों का यूज़ करना आए। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा सदस्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण पर बल दिया गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए, जिनके थ्रू जो सेवा की महिलाएं थीं उनको सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें यांत्रिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। समय तथा धन की बचत के साथ इस माध्यम से स्वनियोजित महिला संघ के सदस्यों को विभिन्न जिलों में तीव्र तथा आसान संचार तथा समस्याएं सुलझाने में भी सहायता मिलती है। तो जो ये महिलाएं हैं जो कि स्वनियोजित महिला संघ की सदस्य हैं, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेट को यूज़ किया जाने लगा, सूचना प्रौद्योगिकी को यूज़ किया जाने लगा, जिससे कम समय में कम धन खर्च करके इन महिलाओं की समस्या को सुलझाया जाने लगा। अब इसके बाद है कि अगर आप विकास, संचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्किल्स की बात करते हैं। आपके पास सृजनात्मक कौशल होने चाहिए। देखो, किसी भी प्रॉब्लम का आप तभी समझ पाओगे जब आपके पास उसको समझने की क्षमता हो। ठीक है। समस्याओं तथा संकल्पनाओं को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी सृजनात्मक कौशलों की आवश्यकता होती है। आप लोगों तक प्रॉब्लम को कैसे पहुंचाओगे, कैसे डिफरेंट तरह के जो पोस्टर्स बनाए जाते हैं वो बनाओगे, क्योंकि उसमें भी तो क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। तो सृजनात्मक कौशल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो। फिर है तकनीकी कौशल। आपको थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए। जो विकास संबंधी फिल्म बनाने में रुचि रखते हैं उन्हें विषय वस्तु के विकास तथा क्रियान्वयन के अतिरिक्त कैमरे की तकनीकों तथा वीडियो बनाने के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो बनानी है और आपको टेक्निक्स नहीं पता है तो आप कैसे वीडियो बना पाओगे। विकास, संचार तथा पत्रकारिता व्यवसायों को उपकरणों को ठीक ढंग से परिचालित करना आना चाहिए। ठीक है। अगर उन्हें चलाना नहीं आएगा उपकरणों को तो वो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे और ये उनके करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद है प्रश्न करने की क्षमता। अगर आपको छोटी से छोटी नॉलेज चाहिए, छोटी से छोटी जानकारी चाहिए, तो आपके अंदर प्रश्न करने की एबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछो सामने वाले से। इसके बाद है साहसिक यात्रा का शौक भी लाभकारी है। देखो, आप थोड़े से एडवेंचरस होने चाहिए, आपको यात्रा करने का शौक होना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको किसी भी रिमोट एरिया में जाना पड़ सकता है, किसी भी ख़राब एरिया में जाना पड़ सकता है। तो आपको ये शौक होना चाहिए कि आप किसी भी एरिया में जाके वहाँ से जानकारी इकट्ठी कर सको। ठीक है। तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। फिर है विविध प्रकार के समूहों के साथ कार्य करने की क्षमता भी आवश्यक है। देखो, जो भी पर्सन इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है उसके अंदर विभिन्न समूहों के साथ काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए। वो व्यक्ति जन केंद्रित होना चाहिए ताकि वो लोगों के जीवन को समझे, उनकी समस्याओं को समझे, उनके विचारों को समझे और उनकी प्रॉब्लम का हल ढूंढ सके, और ऐसे हल ढूंढ सके जो उन लोगों के लिए कारगर साबित हो। ऐसा नहीं कि जो आपके लिए लग रहा है कि सल्यूशन है वो दूसरे को भी सल्यूशन लगे। तो सल्यूशन भी वहाँ के लोगों के हिसाब से होने चाहिए, जो उनको अच्छे लगे, उनके लिए कारगर हों। ठीक है। इसके बाद है भाषा तथा कंप्यूटर कौशल भी आवश्यक है। आपको किसी एक लैंग्वेज का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको लिखना है, बोलना है, तो नॉलेज तो होनी चाहिए आपके पास लैंग्वेज की। इसके साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको MS एक्सेल पे काम करना आना चाहिए, आपको पावर पॉइंट पे काम करना आना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। तो ये कुछ स्किल्स थी जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आपके पास स्कोप क्या है, आप कैसे यहाँ पे करियर बना सकते हो, किन किन एरिया में करियर बना सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि आप न्यूज़पेपर में काम कर सकते हो, न्यूज़पेपर रिपोर्टर बन सकते हो, दूरदर्शन पे या टेलीविज़न पे काम कर सकते हो, टेलीविज़न पे रिपोर्टर बन सकते हो, किसी फेमस चैनल में काम कर सकते हो। ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं, उस पे आप काम कर सकते हो। रेडियो जॉकी बन सकते हो।
ठीक है। इसके बाद है अनुसंधान छात्र अनुसंधान संस्थाओं में स्त्री पुरुष तथा विकास समस्याओं, पर्यावरण, उपभोग व्यवहार, स्वास्थ्य, कृषि तथा जीवन यापन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए। तो आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन कर सकते हो, जो जेंडर गैप है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको भी समझ सकते हो, पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम को समझ सकते हो, उसके बारे में आर्टिकल लिख सकते हो, उसको न्यूज़पेपर में छपवा सकते हो। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम है उनके बारे में भी लिख सकते हो, उनको छपवा सकते हो। लोगों के जीवन यापन में जो समस्याएं आ रही हैं उनका अध्ययन कर सकते हो, उनके बारे में भी आर्टिकल लिख सकते हो। इसके बाद देखो, अगर आप इस फील्ड में बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हो, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज और स्किल हैं, तो आप ट्रेनिंग भी दे सकते हो। जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हो, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को भी आप ट्रेनिंग दे सकते हो। इसके बाद लास्ट है लेखन संस्थाओं के लिए परामर्शदाता। देखो, अगर आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं आपके पास, तो आप लेखन संस्थाओं को भी एडवाइस दे सकते हो कि उनको कौन सी न्यूज़ छापनी चाहिए, कौन से आर्टिकल छापने चाहिए, कैसे छापने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।